नमस्कार। आवाज देश की में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रतिबिंब शर्मा। आज हम बात करेंगे यूजीसी द्वारा अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए एक करिकुलम और क्रेडिट फ्रेमवर्क को घोषित करने की विषय पर चर्चा करें। उससे पहले नजर डाल लेते हैं इसके अंतर्गत आने वाले 10 नए बदलावों की। हम आपको बता दें कि 4 साल में होगा ग्रेजुएशन। यूजीसी ने जारी किया है ये करिकुलम। हॉलिस्टिक और मल्टी डिसिप्लिनरी अंडर ग्रेजुएट एजुकेशन पर जोर होगा। फ्लेक्सिबल करिकुलर स्ट्रक्चर तैयार किया गया है और मल्टीपल एंट्री एग्जिट की अनुमति और री एंट्री के विकल्प इसमें मौजूद रहेंगे। 1 वर्ष में यानी कि 2 सेमेस्टर पूरा करने के बाद यूजी प्रमाण पत्र मिलेगा। 2 साल में 4 सेमेस्टर पूरे करने के बाद यूजी डिप्लोमा मिलने वाला है और 3 साल 6 सेमेस्टर के बाद स्नातक यानी कि ग्रेजुएशन की डिग्री मिलेगी। 4 साल बाद स्नातक की डिग्री ऑनर्स के साथ मिलने वाली है। चौथा वर्ष मुख्य रूप से शोध आधारित शिक्षा के लिए होगा। कम्युनिटी एंगेजमेंट और सेवाएं, पर्यावरण शिक्षा और मूल्य आधारित शिक्षा में क्रेडिट आधारित पाठ्यक्रमों और परियोजनाओं को शामिल किया गया है। छात्रों को स्थानीय उद्योग के साथ इंटर्नशिप का अवसर भी इसमें प्रदान किया जाएगा। यूजी सर्टिफिकेट प्राप्त करने के लिए समर टर्म के दौरान 4 क्रेडिट वर्क आधारित लर्निंग इंटर्नशिप से भी छात्रों को गुजरना होगा। ये पूरे बिंदु मैंने आपको बता तो दिए, लेकिन इसको समझाएंगे हमारे विशेषज्ञ मेहमान और उनसे करवा देता हूं आपका परिचय। प्रोफेसर बलराम पानी हमारे साथ मौजूद हैं, डीन ऑफ कॉलेजेस यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। आपका बहुत बहुत स्वागत है। यूजीसी मेंबर प्रोफेसर सुषमा यादव हमारे साथ जुड़ी हुई हैं वर्चुअली। सुषमा जी, आपका एक बार फिर से स्वागत है। और हमारे साथ जुड़ी हुई हैं डॉक्टर प्रीति बजाज, वाइस चांसलर हैं लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी की। आप दोनों का, जो कि वर्चुअल गेस्ट हैं, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। और ताली बजा सकते हैं जनता जनार्दन के लिए जिनके साथ इस वक्त मैं मध्य में बैठा हूं। क्योंकि सीधे तौर पर स्टूडेंट से जुड़ा हुआ विषय है, तो मैं चाहता हूं कि कुछ आवाजें स्टूडेंट्स के भीतर से आएं। और ये वो स्टूडेंट्स हैं जो कि दहलीज पर हैं ग्रेजुएशन के लिए एडमिशन लेने की। इनके पास ज्यादा क्यूरियोसिटी है और बहुत सारे सवाल हैं। कुछ सवाल जल्दी जल्दी, क्या समझ में आया ये पूरा विषय और क्या कुछ पूछना चाहते हैं? जैसे कि हमें पता है कि 2020 में ही न्यू एजुकेशन पॉलिसी इम्प्लीमेंट हुई थी और उसके अंतर्गत ही यूजीसी का ये बयान आया था कि अब 3 साल की जगह 4 साल एक्सटेंड कर दिया गया है। और हमें पहले से ये भी पता है कि फॉरेन कंट्रीज़ में ऑलरेडी ये 4 साल का होता ही है। तो 2020 तक इतने सालों के गैप के बाद मतलब ऐसा क्यों हुआ कि इतना समय लग गया ये समझने के लिए कि ये एक इफ़ेक्टिव पॉलिसी होगी? मेरा आपसे सवाल ये है कि जैसे मेरा जो कोर्स है वो सिर्फ 3 साल का है, जिसमें हमारा डिप्लोमा भी इंक्लूडेड है। मेरा ये भी क्वेरी आ रहा है कि सर 4 साल ही क्यों? अगर मेरा 3 साल में मेरा ग्रेजुएशन भी हो रहा है, मेरा डिप्लोमा भी उसमें इंक्लूडेड है, तो 1 साल मेरा क्यों आगे बर्बाद हो रहा है? मेरा क्वेश्चन एमफिल से रिलेटेड है। जैसे कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, उसमें एमफिल हटा दिया गया है। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि एमफिल हटाने का बेनिफिट क्या होगा? सबसे पहला सवाल ये था कि इतना समय क्यों लगा? पहले से ही पता है कि बाहर की यूनिवर्सिटीज़ में 3 की जगह 4 साल का ग्रेजुएशन होता है। नहीं, ये टाइम तो नहीं लगा और इसी के लिए ये मंथन चल ही रहा था, क्योंकि सिर्फ जैसे कि आप बाहर कंट्री में देखते हैं कि 4 साल है, इसका सिंगल लैंग्वेज जो चलता है, यहाँ पर मल्टी लैंग्वेज में हमने करना है। और एनईपी को जो हमने कहेंगे ये सर्वव्यापी और चारों तरफ हम जाना चाहते हैं कि इंडिया का रिमोट कॉर्नर में भी अगर कोई भी स्टूडेंट बैठा हुआ है तो उसको भी ये जाना चाहिए, वो भी एजुकेशन उसको मिले, प्राप्त हो। और साथ साथ हम जितना जो हमारा भारतवर्ष है एक मल्टीलिंगुअल देश है और सारी लैंग्वेज भी इसको करना इतना आसान नहीं है। वो मंथन चल ही रहा था, लेकिन अभी हमने ये कहा कि हर स्टूडेंट जो चाहेगा अपना मातृभाषा में अगर वो पढ़ना चाहता है तो वो सब्जेक्ट भी कर सकता है। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज था, लेकिन ये अभी हमने सक्सेसफुल हुए हैं और यूनिवर्सिटी में ये इम्प्लीमेंट ऑलरेडी, जो नया एजुकेशन पॉलिसी है ये ऑलरेडी हमने इम्प्लीमेंट कर चुके हैं और ये इसी दिशा में हम आगे बढ़े हुए हैं। जी। और
जहाँ पर आपने 3 साल का और 4 साल का बात कह रहे हैं। मैं यहाँ पर आऊँगा, उससे पहले सुषमा जी से इस पर एक टिप्पणी ले लेता हूँ। सुषमा जी, यूजीसी की आप मेंबर हैं, यूजीसी का एक बड़ा फैसला है। बच्ची ने पूछा कि फैसला लेने में इतना समय क्यों लग गया? यूजीसी ने समय नहीं लगाया है और इस समय सरकार ने भी समय नहीं लगाया। उस बच्ची को मैं कहना चाहती हूँ, इट्स बेटर लेट देन नेवर। ये पहले की सरकारों को सोचना चाहिए था, पर शायद वो इनवर्ड लुकिंग थी, अपने यहाँ की आवश्यकताओं की पूर्ति कर रही थी। इस समय हम अंतर्राष्ट्रीय समाज में जो अपना स्थान बना पाए हैं, तो हम ग्लोबल मार्केट की तरफ भी देख सकते हैं और ग्लोबल एजुकेशन और ग्लोबल एक्सपोजर की बात कर रहे हैं। इसलिए हमने अलाइन किया है अपनी डिग्रीज को, ताकि भारत का कोई भी सामान्य नागरिक भी चाहे तो अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा प्राप्त कर सकता है, वैश्विक शिक्षा प्राप्त कर सकता है। इसके लिए मैं सरकार को बधाई देना चाहती हूँ और हम यूजीसी में अधिक से अधिक प्रयास कर रहे हैं। इसको जितनी जल्दी से जल्दी सभी विश्वविद्यालयों तक पहुंचा दें, वह प्रयास कर रहे हैं। एमफिल के बारे में एक बच्ची ने प्रश्न पूछा था, उसका मैं जवाब देना चाहती हूँ। एमफिल, अभी ये तो यंग बच्चे हैं इसलिए इनका अनुभव नहीं है, लेकिन हमने एमफिल किया है और हम ये मानते हैं हम आपके 2 वर्ष बचा रहे हैं बच्चे। आपके जीवन के युवा काल के जो 2 वर्ष बहुत कीमती होते हैं, उनको बचा रहे हैं, क्योंकि जो आप एमफिल में सीखते हैं वही आप रिपीट फिर पीएचडी में, अगर पीएचडी में भी वही कोर्स वर्क करना है तो इन 2 सालों की आवश्यकता नहीं है। 6 महीने में आप वही रिसर्च मेथोडोलॉजी या रिसर्च एक्सपोजर जो आपको चाहिए वो आप प्राप्त कर लेते हैं। और तीसरी बच्ची का प्रश्न था, व्हाई नॉट 3 इयर्स? तो अभी आप थोड़ी सी जी। ज्यादा उतावले हैं। हो सकता है किसी समय ऐसा भी हो जाए कि हम 3 वर्षों पर आ जाएं, लेकिन अभी ऑनर्स के साथ थोड़ा रिसर्च एक्सपोजर, थोड़ा इंडस्ट्री एक्सपोजर, थोड़ा मल्टी डिसिप्लिनरी एक्सपोजर हम चाहते हैं कि बच्चों को मिले और उसके बाद वो पीएचडी के लिए तैयार हों। और उसके लिए भी हमने कुछ योग्यताएं, अनिवार्य योग्यताएं रखी हैं। 75% होना चाहिए एडमिशन टेस्ट, और भी हमने आपके लिए इसको बहुत लिबरल कर दिया है कि जो ज्वाइंट एडमिशन टेस्ट इस समय हो रहे हैं उनके साथ जेआरएफ हुआ, नेट हुआ, उनके स्कोर के साथ भी आप पीएचडी में सीधे आ सकते हैं। दोनों आपको ऑप्शंस भी दिए जा रहे हैं। तो एक प्रकार से आपके लिए ये विश्व जो खुला है अकादमिक एक्सीलेंस का या हायर डिग्री का, वह इस नए करिकुलम फ्रेमवर्क के कारण और नई शिक्षा नीति के कारण संभव हो पा रहा है। जी, डॉक्टर प्रीति, यहाँ पर स्टूडेंट्स के साथ साथ मैं भी इस पूरे विषय को समझने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन आप शिक्षा के क्षेत्र से लंबे समय से जुड़ी हुई हैं। क्या आप लोगों को चीज़ें बिल्कुल क्लियर हैं कि ये घोषणा क्या है, कितनी महत्वपूर्ण है, और क्या आपकी अपनी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स भी आपके पास कुछ सवालों के साथ आ रहे हैं, क्या जानने की कोशिश कर रहे हैं? सर्वप्रथम बहुत ही बढ़िया आपने टॉपिक लिया है, बहुत बहुत बधाई और सभी को नमस्कार। बच्चों की बहुत सारी क्वेरीज होती हैं और मैं ये कहूँगी कि मैं आज के विषय पे ही आना चाहूँगी कि जो 4 साल का ये जो पाठ्यक्रम दिया है 3+1, जो अभी की सिस्टम है 3+2, और वो भी डिसकंटिन्यू नहीं होगी थोड़े दिनों के लिए ताकि बच्चों में अनरेस्ट ना रहे। बट जो 4+1 है, 4+1 है, ये इतनी बढ़िया सिस्टम है। आप देखिए आज सब तरफ से हमें यूजीसी को, सारी काउंसिल्स को, हमें एज अ वाइस चांसलर हर तरफ से हमें आता है कि क्वालिटी रिसर्च नहीं हो रहा है। मैं ये स्टूडेंट्स को कहना चाहूंगी कि आप जो कि भविष्य है इस देश के, तो आप ये देखिए कि टॉप 200 यूनिवर्सिटी टाइम्स रैंकिंग में कोई भी इंडिया का संस्थान नहीं है, चाहे हम प्रीमियर भी लें। तो सब तरफ आ रहा है कि जो अनुसंधान हो रहे हैं उसमें क्वालिटी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम अपनी पैशन फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो अगर उस पैशन को फॉलो करना है, हम क्यों वेट करें 2 साल का पीजी डिग्री, 3 फिर 2, और एज अ मैंडेटरी हम रिसर्च में जाएं। बच्चा जब बहुत बहुत एनर्जेटिक, आप सभी जितने एनर्जेटिक हैं, आप अगर 3 साल बाद अगर आपको इनोवेशन में करना है, आपका कंट्रीब्यूशन रिसर्च में देना है, उसके लिए आपको पीजी करने के लिए वेट करने की जरूरत नहीं है। जो बेस्ट ब्रेन है, जो बहुत बढ़िया है स्टूडेंट्स हैं, वो अंडर ग्रेजुएट से सीधा पीएचडी में एडमिशन ले। और ये बहुत नया भी नहीं है, जो भारत में आईआईटीज बहुत पहले से कर रही है, जो बहुत सारे विश्वविद्यालय उसे पहले से कर रहे हैं। लेकिन आज अगर हम मास लेवल पे, ये बहुत ही वेलकम मूव है यूजीसी का, जो कि एनईपी में कहा गया है। तो 3+1 जिसमें आपको रिसर्च के लिए तैयार किया जाएगा, रिसर्च मेथोडोलॉजी प्रोग्राम है, क्वांटिटेटिव मेथड्स हैं,
यूनिवर्सिटी को फ्रीडम दिया गया है कि आप उसे बनाएं जो मल्टीडिसिप्लिनरी हो, रिसर्च पे हो, और इस 1 साल की तैयारी के साथ आप सीधा पीएचडी में ज्वाइन करें। तो जी। इसके साथ में आप ऑनर्स बाय रिसर्च, और उसके साथ ही आप उसी विषय को कंटिन्यू कर सकते हैं अपने पीएचडी के दौरान आप, और फिर 3 साल आप अपना रिसर्च पे फोकस कर सकते हैं जिस एरिया में आपको करना है। तो प्रोफेसर बलराम पहाड़ी हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगातार, और यहाँ पर जो बात कही गई है ये कि दो क्वेश्चन आपका को मैंने एक आंसर तरीके करता से समय कम लगेगा, समय बचाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन माना यह जा रहा है कि ग्रेजुएशन से लेकर एमफिल करने तक एक मैच्योरिटी लेवल जो चाहिए होता है स्टूडेंट के भीतर, छात्र के भीतर, उसके लिए 2 वर्ष कम से कम आपको अवश्य होने चाहिए, मिलने चाहिए। नहीं, जी। इसी सब्जेक्ट में अब देखिए जो 4th ईयर है, तो एक स्टूडेंट ने कहते हैं कि 3 साल क्यों, मैं 3 साल में तो ग्रेजुएशन कंप्लीट करो, 4 साल क्यों? तो 3 साल, उसका यही तो ब्यूटी है इसका नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का। अगर आप कहेंगे मैंने रिसर्च करना नहीं चाहता हूँ तो कोई बात नहीं, आप 3 साल में आप चलिए, लेकिन आपने अगर रिसर्च करना चाहते हैं, अगर बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं चाहते हैं कि मैं रिसर्च करूँ, तो रिसर्च करने के लिए जो 4th ईयर में आएगा वो रिसर्च करने के लिए उसको 4 क्रेडिट दे रहे हैं कि जो 2 क्रेडिट पहले सेमिस्टर में वो प्रोजेक्ट वर्क करेगा, और वो सेकंड सेमिस्टर में उसको वो जो आपने रिसर्च मेथोडोलॉजी जो इसको कहते हैं, जो पेडागोजी है, उसी हिसाब से बनाया गया है कि आपने पहला 2 क्रेडिट में आप एक प्रोजेक्ट करेंगे, उसका जो थेसिस राइटिंग पार्ट है आपने नेक्स्ट सेमिस्टर, ये कंटिन्यूएशन में रहेगा। तो आपको जो एक्सपीरियंस एमफिल में करते हैं, क्या एमफिल में वही करते हैं कि वो पहला 6 महीना पहला सेमिस्टर वो आपने कोर्स वर्क करते हैं, और नेक्स्ट जो 6 मंथ रहता है उसमें आप थेसिस लिखते हैं। तो वो जो पेडागोजी है, मेथोडोलॉजी है, ऑलरेडी यहाँ पर ट्रेंड देंगे। जैसे प्रोफेसर सुषमा यादव जी ने कहे कि आपको टाइम बचाया गया, कि इफ यू आर सो ब्रिलियंट यू नीड नॉट टू स्पेंड योर टाइम इन दिस थिंग्स, यू शुड गिव द क्वालिटी रिसर्च, और क्वालिटी रिसर्च के लिए आपको टाइम चाहिए, तो आपको टाइम मिल गया, और आप उसी के आपका जो एनर्जी, आपने जो डायनामिज्म है, आप इसी में यूज़ करिए। आप अननेसेसरली इसका टाइम स्टीरियोटाइप जो कोर्सेस है उसी के पीछे ना पड़े। तो इसलिए आपको ये मौका दिया गया है, और जो स्टूडेंट चाहता है कि मैं रिसर्च करना नहीं चाहता हूँ, तो आप उनसे ज़बरदस्ती रिसर्च में क्यों लेंगे? तो इसलिए उनको 3rd ईयर में आप निकलना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं, कहीं इंडस्ट्री में जाके नौकरी कर सकते हैं, कुछ कर सकते हैं, अपना करियर कहीं और बिल्डअप कर सकते हो। तो इसलिए ये जो कहते हैं, जो शुरुआत में कहा कि एजुकेशन में जो रियल फ्रीडम जो है, ये माइंड फ्रीडम जो है, दैट माइंड फ्रीडम इज़ द रियल फ्रीडम। आपको पूरा टोटली फ्रीडम दिया गया है, और इसी तरीके से जो न्यू एजुकेशनल पॉलिसी है, आपको माइंड फ्रीडम दिया गया है, दैट इज़ द रियल फ्रीडम यू आर गेटिंग। आप जो चाहे आपने वही कर पा रहे हो। यहाँ पर क्रेडिट बैंक का सिस्टम आया है, आप चाहते हो अभी मैं कुछ कर लूँ और कुछ और बाद में करूँ, तो आपका करीबी किसी भी परिस्थिति में, ये कहते हैं जो कहावत है, एक ग्रेट मैन और अपने इंटेलेक्चुअल के बीच में जो डिफरेंस है, जो ग्रेट मैन होते हैं ना, वो सर्विस टू द सोसाइटी एंड सर्विस टू द नेशन। आपने रियल सेंस में आपने सर्विस कर दी। सुषमा जी, एक सवाल और निकल कर आया था यहाँ पर कि जो पहले से ही ग्रेजुएशन कर रहे हैं, वो अलग अलग कोर्सेज में कर रहे हैं, चाहे मास कॉम ही क्यों ना कर रहे हो, उनके लिए भी क्या ये प्रावधान है या प्रावधान बन सकता है इसमें किसी तरीके का? देखिए, अभी तो जो रेगुलेशंस बनते हैं वो प्रोस्पेक्टिव लागू होते हैं, हम प्रायः रिट्रोस्पेक्टिव नहीं करते। लेकिन अगर इस प्रकार की इच्छा ये विद्यार्थी जाहिर करेंगे और संस्थान भी इसको लेंगे, तो अवश्य कोई रास्ता निकाला जा सकता है। ये समय ऐसा है जब हम बिल्कुल, जैसा अभी प्रोफेसर बलराम पाणी जी ने कहा कि फ्रीडम ऑफ माइंड, माइंड फ्री की बात कर रहे हैं, तो हम भी फ्री माइंड्स के साथ बच्चों को अवसर देने का प्रयास कर रहे हैं। और इसलिए यदि ऐसा होगा तो इन बंधनों से मुक्त करने की बात है। ये जो हमारा यूजीसी का ध्येय वाक्य है, आपने देखा होगा, सा विद्या या विमुक्तये। विद्या वह होती है जो आपको मुक्त करती है, बहुत से बंधनों से मुक्त करती है, बहुत सी बंदिशों से मुक्त करती है, और बहुत सी जो प्री कंडीशंस हमने बना रखी हैं जिसमें शायद बहुत साइंटिफिकली सोचा नहीं गया, वो कॉलोनियल माइंडसेट था। जैसा माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस बार कहा कि हम कॉलोनियल माइंडसेट से बाहर निकलें और उस प्रकार के सोच से भी बाहर निकलें, तो यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो इस समय इम्प्लीमेंट की जा रही है, वह वास्तव में उन बंधनों से आपको मुक्त करती है। हो सकता है आने वाले समय में
इन बच्चों को जो अभी ग्रेजुएशन कर रहे हैं इस प्रकार का अवसर दें, क्योंकि जो नया क्रेडिट करिकुलम फ्रेमवर्क आया है उसमें हमने हर विषय के लिए, हर सेमेस्टर के लिए, हर डिसिप्लिन के लिए क्रेडिट्स तय कर दिए हैं। तो अगर ये बच्चे क्रेडिट कर लेंगे तो हो सकता है कि ये इन पर भी उसी प्रकार से इम्प्लीमेंट होने लग जाए। जी। ये इनको स्वतंत्रता भी मिल रही है, इनको अपॉर्चुनिटी या अवसर भी मिल रहे हैं। और एक बात और कहना चाहती हूँ, जो स्वतंत्रता की बात अभी बलराम जी ने कही वही मैं कहना चाहती हूँ बच्चियों के लिए विशेष तौर पर, जो यहाँ हमारे साथ मौजूद भी हैं और पूरे देश भर से भी जुड़ी होंगी, उनके लिए कहना चाहती हूँ कि अब यह शिक्षा नीति आपको एक मुक्त वातावरण इस रूप में भी देती है कि अगर ऐसा होता है आपको 1 वर्ष के बाद या 2 वर्ष के बाद किसी कारणवश शिक्षा छोड़नी पड़ती है, तो अपने एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट में आप अपने क्रेडिट स्कोर करें, सिक्योर कर लें जैसे धनराशि सिक्योर करते हैं, और फिर जैसे ही आपको दोबारा अवसर मिले आप आकर फिर से वहीं से ज्वाइन कर लें। यानी अब आपका कोई वर्ष, कोई सेमेस्टर वेस्ट नहीं होगा, व्यर्थ नहीं जाएगा, वो आपके जुड़ते चले जाएंगे। जी, जी। और इस रूप में मुझे लगता है यह युवाओं के लिए एक बहुत सुनहरा समय है और जी। उसका प्रयोग उन्हें करना चाहिए। सुषमा जी, कुछ और सवाल यहाँ पर पीछे से मैं चाहता हूँ कि कुछ स्टूडेंट्स पूछें। जो ये 3+1 ईयर का प्रोविज़न है, ये क्या स्टूडेंट्स को प्रमोट नहीं करेगा कि वो भारत में पढ़ने के बजाय बाहर कंट्रीज़ में जाए और वहाँ पे अपनी एजुकेशन कंटिन्यू रखें? जैसे कि अभी मेरे दोस्त ने कहा कि ये प्रमोट करती है कि हम बाहर की कंट्रीज़ में जाके पढ़ें। तो इससे 2 बातें निकलती हैं, एक तो फ़ायदा निकलता है कि हम वहाँ से टेक्नोलॉजी लाएँगे, इनफ्लो ऑफ आइडियाज़ होगा। बट अगर पिछले सालों के बारे में देखा जाए तो इंडिया से बहुत सारे लोग बाहर कंट्रीज़ में जाते हैं और वापस नहीं आते, वहीं पर सेटल हो जाते हैं। तो क्या ये इसका मतलब डिसएडवांटेज रहेगा या बेनिफिट रहेगा कि जैसे हमें पता है कि चाइना में क्या होता है, लोग बाहर से टेक्नोलॉजी लाते हैं और अपनी कंट्री में उसका यूसेज करते हैं, हर चीज़ का वहाँ अल्टरनेटिव होता है, बट लोकल डोमेस्टिक लेवल पे, ना कि वो बाहर की कंपनी ब्रांड्स यूज़ करती है। तो इन्फ्लुएंस इसका इंडिया पे क्या पड़ेगा, बेनिफिट होगा या डिसएडवांटेज? डॉक्टर प्रीति, ये माना जा रहा है कि शायद ये पोस्ट ग्रेजुएशन या फिर हायर स्टडी के लिए लोगों को या स्टूडेंट्स को प्रेरित करेगा बाहर जाने के लिए, और या फिर आसानी प्रदान करेगा। एक बात तो क्या अगर ये आसानी प्रदान करेगा बाहर के देशों में, बाहर की यूनिवर्सिटी में पढ़ाई के लिए, तो क्या ब्रेन ड्रेन का खतरा बढ़ तो नहीं जाएगा? ब्रेन ड्रेन का बिल्कुल भी सवाल नहीं है। हाँ, स्टूडेंट्स 3+1 करके अगर बाहर भी जाते हैं, अगर ये मोबिलिटी आसान कर रहा है, लेकिन अगर आप आज देखें जितने अवसर आज इंडिया में हैं, सारे देश इंडिया को एक इन्वेस्टमेंट के तौर पे देख रहे हैं। आप चाहे बड़े से बड़ा प्रोजेक्ट देख लीजिए, हर कंट्री इंडिया में आके अपने प्रोजेक्ट्स और यहाँ अवसर की अवसर की तलाश कर रहा है कि कैसे वो जुड़ सके, कौन सा बिजनेस है जिसमें आज इन्वेस्टमेंट इंडिया में नहीं हो रहा है या साझा प्रयोग नहीं हो रहे हैं। और अगर आप आंकड़ों पे देखें, जो बाहर जाने वाला है, जो युवा पहले फैसिनेट होता था कि हम ये प्रोग्राम बाहर जाके करें, उसमें भी नंबर्स में कितनी कमी आई है ये भी आंकड़े बताएंगे। तो मैं जो विद्यार्थी आज यहाँ हैं उनको ये कहना चाहूंगी कि बाहर यस आप जाके पढ़ें, लेकिन टेक्नोलॉजी का यूज आप यहाँ करें अपने देश में, क्योंकि जब दुनिया हमें देख रही है कि यहाँ मौके हैं, यहाँ ग्रोथ है, तो उसको जितने स्टार्टअप्स यहाँ हैं, जितने बिजनेस यहाँ हैं, जो बाहर जाके जितनी जॉब्स में आप देखें तो उसमें पूरा डिक्लिनेशन आया है। आपको वहां जॉब इतनी आसानी से मिलने जो पहले मिला करती थी वो उतनी हर जगह नहीं है। चाहे वो इंजीनियरिंग लीजिए, चाहे आप कंसल्टेशन लीजिए, कंसल्टिंग जॉब लीजिए, बहुत उसमें ड्रॉप हुआ है। स्टूडेंट्स को घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ना ये ब्रेन ड्रेन होगा, ना ये ऐसा होगा कि हम टेक्नोलॉजी बाहर लाएं या हमारी टेक्नोलॉजी कोई और यूज कर रहा है। जी। There are good days for India now and I'm sure the 3+1, ये जो हमने 3+1 शुरू किया है, इसके साथ बच्चों के लिए अवसर खुले हैं because of flexibility।
जो एक एकेडमिक, चाहे क्रेडिट बैंक के तहत हो, चाहे ये ऑनर्स प्रोग्राम के तहत हो, चाहे अंडर ग्रेजुएट के बाद आपको 3+1 के बाद पीएचडी में एडमिशन मिले, या आपके लिए अवसर मिले हैं जो एंटरप्रेन्योरशिप प्रौद्योगिकता को एनकरेज कराया जा रहा जी है। जी, यही एक मेरे पास सवाल था, लेकिन मैं अपना सवाल पूछूं उससे पहले पीछे स्टूडेंट्स के भीतर में से कोई सवाल है या कुछ उत्सुकता है जो आप अपना पूछना चाहते हैं, जिज्ञासा शांत करना चाहते हैं? अगर मैं मतलब मेरा एम जो है वो यूपीएससी क्रैक करना है, तो जो ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, तो मैं मतलब जैसे 3 साल का था पहले और अब ये 4 साल का हो गया, तो मेरा ये पर्सनल क्वेश्चन है कि मैं 3 साल ना कर, मतलब पूरे 4 साल ना करके अगर मैं 3 साल निकल के यूपीएससी की प्रिपरेशन करूँ तो इज़ इट फाइन और नॉट? जी पानी जी, यही तो है, यही तो बताया गया था आपको शुरू से। मैंने कहा था ये है जो फ्रीडम ऑफ माइंड। आपने चाहा कि मैं 3 साल का बाद में करूं, मैं रिसर्च करना नहीं चाहता हूं, तो आप जाइए, आपने 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 आराम से यूपीएससी तैयारी करी है। अगर वो अपने जैसे ये कहा ना मल्टी एंट्री और मल्टी एग्जिट है, अपने किसी भी समय में अगर आप चाहते हैं कि भाई मैं जाके कुछ और कुछ करूं और फिर और वापस आऊं, तो आप वापस आ सकते हैं। तो ये इसका एक सेमेस्टर मेरा कंप्लीट नहीं, एक सेमेस्टर नहीं, पूरा कंप्लीट ईयर कंप्लीट करने के बाद जा सकते हैं। मतलब कि आपने कहेंगे कि सब 3rd ईयर है, 3rd ईयर है तो आपने कहेंगे कि मैंने 5th सेमेस्टर में चले जाऊं, तो नहीं, 6th सेमेस्टर के बाद आप जा सकते हैं। क्योंकि एक सेमेस्टर पूरा एक कोर्स जो है पूरा कंप्लीट कर दें। मतलब कि सपोज 1st ईयर में चले गए या 2nd ईयर में चले गए, आपने कहा कि 2nd ईयर तो 4th सेमेस्टर में है, आप कहेंगे ना मैं 3rd सेमेस्टर में जाना चाहता हूँ, 3rd सेमेस्टर में जाना चाहोगे तो ना इधर की रहेंगे ना उधर की रहेंगे। तो इसलिए पूरा कंप्लीट कर जाने के बाद आप लोगों को डिप्लोमा सर्टिफिकेट भी मिल गया और आप जाके कुछ दूसरा काम भी कर लिया, फिर अगर आना चाहते तो फिर भी आ गया। तो मतलब कि आपका कोई भी टाइम लॉस नहीं हुआ, उल्टा आपकी बेनिफिट के लिए गया और आप जो चाहते थे वही भी कर लिया अभी आपने जी जी, एक साथ। ये कहा जा रहा था सुषमा जी बार बार कि ये जो नई शिक्षा नीति है रोजगार परक बनाने का प्रयास किया जा रहा है, इसलिए ये नई शिक्षा नीति को लाया गया है। तो इस नए प्रावधान में क्या वो रोजगार परक शिक्षा कहीं नजर आ रही है? उसको लेकर भी कुछ सवाल हैं छात्रों के बीच में। जी, पहले तो मैं एक बार जो पहले का सवाल था उसको थोड़ा सा बताना चाहती हूँ। वो बच्ची, वैसे तो बलराम जी ने जवाब दे दिया है कि वो 3 साल के बाद अवश्य अपनी यूपीएससी की तैयारी कर सकती है। जो बच्चे पूछ रहे थे इंटरनेशनल एक्सपोजर या इंटरनेशनलाइजेशन की बात, उन्हें ये बताना चाहती हूँ कि अभी तक तो हम बच्चों को वहां के लिए तैयार नहीं कर रहे थे, तो भी बच्चे बाहर जा रहे थे, ब्रेन ड्रेन भी हो रहा था, और उसका कारण सिर्फ शिक्षा नहीं थी, वहां रोजगार मिलने की और एक बेहतर जीवन की आशा में वो वहां जा रहे थे। अब यह शिक्षा नीति वसुधैव कुटुंबकम के आधार पर चल रही है और ग्लोबलाइजेशन ऑफ एजुकेशन की बात कर रही है। तो उस रूप में अब हमें ये आशा है कि बच्चे बाहर कम जाएंगे, बाहर से बच्चे यहाँ आ सकें और पूरे वर्ल्ड को हम एजुकेशन में कनेक्ट कर सकें। इसलिए हमने 3+1 ये 4 ईयर डिग्री की बात की है, सो दैट वी आर इन सिंक विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। आपके लिए भी सुविधा होगी और आने वालों के लिए सुविधा होगी, और बहुत जल्दी हो सकता है कि विदेश की जो अच्छी यूनिवर्सिटीज, अच्छे विश्वविद्यालय हैं, उनके कैंपस यहीं खुल जाएं और आपको एक विदेशी माहौल में जाकर पढ़ने की आवश्यकता ना पड़े। तो वो हमारे लिए ज्यादा अच्छा होगा, ब्रेन ड्रेन नहीं होगा। और जो चाइनीज की बात कर रहे थे उनको मैं बताना चाहती हूँ, ये आपके परसेप्शंस हैं कि वहां वो टेक्नोलॉजी लेकर जा रहे हैं। हमारे देश के बच्चे तो टेक्नोलॉजी भी लेकर आते हैं, दिल और दिमाग भी लेकर आते हैं और आना चाहते हैं जैसे ही उन्हें यहाँ अवसर मिलता है। दैट मे नॉट बी ट्रू अबाउट चाइना, क्योंकि चीन उन्हें उस तरह से कभी आकर्षित नहीं करता होगा, क्योंकि वहां वह खुली हवा नहीं है, वह लोकतांत्रिक वातावरण नहीं है, और उनके पास ये फ्रीडम ऑफ माइंड भी नहीं है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन भी नहीं है, फ्रीडम ऑफ थिंकिंग भी नहीं है। तीनों प्रकार का खुला वातावरण वहां नहीं है। तो आप उस रूप में सोचिए। डोंट गेट इम्प्रेस्ड बाय द परसेप्शंस अबाउट चाइना। वो पूरे विश्व भर में वो भी उतने ही ज्यादा हैं जितने हम हैं, दे आर कंपीटिंग विद अस। मुझे लगता है अब आप भारत को सशक्त बनाने के लिए और जो हम विश्व गुरु बनने की तरफ चल रहे हैं, हमारी बहुत सारी इंडिजिनस नॉलेज सिस्टम जो है उसकी तरफ देखिए और फिर कुछ नए तरीके से सोचना शुरू कीजिए। और अंत में जो बात अभी प्रतिबिंब जी ने मुझसे पूछी है, जो स्किल्स की बात आप कह रहे हैं, हाँ, इस शिक्षा नीति में विशेष तौर पर कौशल पर जोर दिया गया है। तो एक स्कीम तो पहले ही चल रही है जो मदन मोहन मालवीय कौशल प्रशिक्षण योजना भी हमारे यहाँ है, और दीनदयाल उपाध्याय
कौशल प्रशिक्षण योजना चल रही है। लेकिन जो फिर से मैं उपनिवेशीकरण की तरफ जाऊंगी, जो उपनिवेशवाद का प्रभाव हुआ था, तो हमने ब्लू कॉलर्ड एंड व्हाइट कॉलर्ड जॉब की जो बात करनी शुरू की, लगा कि जैसे कौशल है या स्किल्स हैं वो दूसरे लेवल की हैं, 2M दर्जे की हैं या सेकेंडरी लेवल की हैं, और जो वही व्हाइट कॉलर्ड जॉब हैं वो फर्स्ट क्लास मानी गई, क्योंकि अंग्रेजों का उद्देश्य था कि यहाँ के कौशल की जो परंपरा है, जो हमारी स्किल्स थी, जिनको हम हुनर कहते हैं और जिनको हम 64 कलाएं और विद्याएं कहते हैं, वो यहाँ के कौशल में ही छिपी हुई थी। उनको वो समाप्त करना चाहते हैं, क्योंकि चाहे वो ढाका की मलमल रही हो, चाहे वो बनारस की उस समय की बुनाई रही हो, और ऐसे ही बहुत सारे हमारे जो स्किल्ड एक्सपर्टीज थी यहाँ के विभिन्न समाजों की, विभिन्न समुदायों की, उनको मारने के लिए वो प्रयास किया जी गया था। समय उस समाप्त हो रहा है। मैं माइंडसेट से चाहूंगा बाहर सुषमा लाना- जी जल्दी से एक टिप्पणी डॉक्टर प्रीति बजाज से ले लें। क्या माना जाए इस प्रावधान के बाद प्रीति जी प्रोफेशनल और वोकेशनल एजुकेशन की तरफ स्टूडेंट्स का, छात्रों का रुझान बढ़ेगा? बहुत संक्षिप्त में। जी बिल्कुल, बिकॉज जो नई शिक्षा नीति है इसमें अगर स्टूडेंट्स देखें तो जो सेमेस्टर का प्रावधान किया गया है, इसमें 2 मेजर सब्जेक्ट, एक माइनर सब्जेक्ट, बिकॉज इंटरडिसिप्लिनरी के बिना आज चाहे आप कोई भी प्रौद्योगिकी इसमें आना चाहें, लेकिन आप तब तक, जब तक आपके पास इंटरडिसिप्लिनरी नॉलेज नहीं रहेगा, आप नहीं कर पाएंगे। और उसी के साथ एक स्किल जरूरी की गई है। हर सेमेस्टर में अगर बच्चा एक स्किल पढ़े, एक इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट पढ़े, तो स्किल में जैसे कि मैडम ने कहा अभी कि भाई वो चाहे 64 कलाओं में से ले, चाहे वो और कोई स्किल पढ़ना चाहे जो उसे लगता है कि उसके आगे अपनी आजीविका के लिए या उसके पैशन के लिए जरूरी है। तो अगर 3 वर्ष के कोर्स में बच्चे 6 कोर्सेस कर ले एक स्किल के, मतलब उसकी प्रोफिशिएंसी उसमें हो गई, तो वो एक रोजगार के लिए बहुत जरूरी है। अगर उसने कभी ड्रॉप आउट भी किया 1 वर्ष के बाद, 2 वर्ष के बाद, जैसा कि प्रावधान किया गया है, उन केस में भी उसके पास मिनिमम उतने घंटों की 4 कोर्सेस, अगर किसी में मैं 30 आवर्स 30 घंटे का भी अगर एक स्किल का कोर्स मानती हूँ, तब भी उसने 120 घंटे दिए हैं उस कोर्स के लिए, तो आज उसके लिए कोई ना कोई उस वहां वो अपना आजीविका के लिए कुछ ना कुछ ढूंढ लेगा। पूरा विषय बहुत विस्तृत है, लेकिन इस विस्तृत विषय को बहुत कम समय में आप तीनों विशेषज्ञ मेहमानों ने बिंदु दर बिंदु समझा दिया। बात एक ये है कि ये पूरा प्रावधान इसलिए लाया गया है कि नई चुनौतियों से पार पाया जा सके, नई चुनौतियों के लिए तैयार किया जा सके हमारे छात्रों और छात्राओं को। जी बलराम पाणी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सुषमा यादव जी, आपने सहयोग दिया, और डॉक्टर प्रीति बजाज, आपने भी समय निकाला। आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। और धन्यवाद जनता जनार्दन का। आवाज देश की में आज के लिए इतना ही। आवाज देश की में आपसे फिर भेंट होगी एक नए विषय के साथ। फिलहाल मुझे आज्ञा दीजिए, लेकिन देखते रहिए संसद टीवी। नमस्कार।